इसके पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि जो मिलन एक्सरसाइज है ये विशाखापट्टनम में होने जा रहा है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक वॉशिंगटन डीसी में होगी। कोमरा वैली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी बनी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अभी हाल ही में भारत पर लगे प्रतिबंध को हटाया है। ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम आईआईटी जम्मू ने विकसित किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखी है। और प्रवासी पक्षियों के लिए जो कोप 14 है इसकी मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ये सऊदी अरब में लॉन्च होने जा रही है। और आर अश्विन ये भी हाल ही में टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। इनसे पहले जो थे ये थे अनिल कुंबले। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ ही लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है नई दिल्ली में आयोजित नवे क्रम का जो रायसीना डायलॉग होगा इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में किरियाकोस मित्सोताकिस ये कौन है। ये है ग्रीस के प्रधानमंत्री। अभी दिल्ली में 21 से 22 फरवरी तक जब ये रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाएगा तब ये मुख्य अतिथि के रूप में भारत में शामिल होने जा रहे हैं। ग्रीस के साइड से यदि कोई प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता हुई थी तो लास्ट टाइम हुई थी 2008 में। मतलब 15 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है। इस राष्ट्राध्यक्ष स्तर की यात्रा अभी तक तो नहीं हुई है। हालांकि यदि भारत की तरफ से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 6 महीने पहले ही एथेंस का दौरा किए थे। तो दोनों देशों के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जा रहा है। ये वही रायसीना डायलॉग है जो 2016 से होता आ रहा है। उस हिसाब से यदि हम कहें तो इसका ये नवा एडिशन है जिसमें मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ग्रीस आप देख पा रहे हैं मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से सीमा साझा कर रहा है। कैपिटल इसकी एथेंस, करेंसी यूरो और प्रधानमंत्री का नाम ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। पहले जो ओलंपिक खेल है ना इसकी शुरुआत इसी एथेंस यूनान से की गई थी, ये भी आप याद रखें। अब यदि हम यहाँ ऑप्शन के थ्रू डिस्कस करें तो देखिए पिछले साल का जो रायसीना डायलॉग था 8वें क्रम का रायसीना डायलॉग, हालांकि ये भी दिल्ली में हुआ था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी 2023 में। अभी जो रिपब्लिक डे रहा यानी कि गणतंत्र दिवस 2024 का इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 6 बार से अधिक बार किसी देश के ये नेता हैं जो कि भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ऋषि सुनक ये प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपए कार्ड कहां लॉन्च किया है। ये भी हाल ही में यूएई में इन्होंने लॉन्च कर दिया। देखिए इसके पहले फ्रांस ये ऐसा पहला यूरोपीय देश बना था जिसने कि यूपीआई की शुरुआत की थी। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई लॉन्च करने वाले पड़ोसियों में देखें तो मॉरिशस और श्रीलंका है। अब ये यूएई में भी लॉन्च किया जा चुका है। यूएई से जितने करंट अफेयर के फैक्ट पिछले 8 से 10 दिनों में हमने पढ़े सब कुछ मैंने ऐड कर दी है। भारत के नक्शे में ये देखेंगे तो यहां से जाएंगे तो ये है यूएई जिसकी कैपिटल अबू धाबी, यहीं पर पर्शियन गल्फ की लोकेशन है। करेंसी दिरहम। प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जयाद अल निहान, प्राइम मिनिस्टर राशिद अल मखतूम। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आयोजित की गई। पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत दुबई में हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को यहां अबू धाबी में पत्थर से बने हिंदू मंदिर का पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। और यही दुबई में भारत मार्ट की भी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले ही जापान के दौरे पर थे जहां पर हिरोशिमा में G7 समिट का आयोजन किया गया था, तब ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नेपाल से अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात के समझौते पर भारत ने समझौता किया है। और भूटान से आप ये रिलेट कर सकते हैं, भारत ने सबसे ज्यादा हेल्प यदि किसी देश की है तो ये भूटान ही है। भारत से सबसे ज्यादा सहयोग प्राप्त करने वाला देश भूटान है। इस बात का उल्लेख अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो अभी हाल ही में बजट पेश किया इसमें इस बात का उल्लेख भी किया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस बार के विजेता दो लोग हैं, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। इन्हें कौन नहीं जानता होगा। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक है। जबकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी है जो चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। वे एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता और 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों का ये लेखन कर चुके हैं। बात की जाए ज्ञानपीठ अवार्ड की तो ये ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है
जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में किसी में भी लिखता हो उसके ये योग्य है। 11 लाख रुपए धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा इसमें दी जाती है। इसकी शुरुआत 1961 से की गई, यानी कि स्थापना पहली बार 1965 में विजेता थे शंकर कुरु। पहली महिला जो ये विजेता रही आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी। एक ऑप्शन बच रहा है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद भारत में साहित्य जगत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ये हो जाएगा व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2023 की विजेता है पुष्पा भारती। इनकी रचना यादें यादें और यादें के लिए। अगला सवाल है, बाफ्टा 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अभी हाल ही में जीत लिया है ओपन हाइमर ने। बाफ्टा जिसका मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, और ओपनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है, जिसमें कि मेल और फीमेल कैटेगरी में जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर है वो मैं बता देती हूँ। सिलियन मर्फी ये बेस्ट एक्टर रहे हैं, और एमा स्टोन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें मिला है। ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर शामिल किया गया है किसे? तो ये फिल्म है 2018 2018। लास्ट ईयर ऑस्कर में ना आरआरआर मूवी का जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसने अवार्ड पाया था। और यहां से यदि एक ऑप्शन बच रहा है जिसका मैं डिस्कशन करूं तो 12th फेल मूवी, अभी जो फिल्म फेयर अवार्ड रहे ना 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसी को चुना गया है। अगला सवाल है, हाल ही में पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, इसलिए प्रश्न मैंने ऐड किया है, जिसका आयोजन मलेशिया में किया गया। भारत ने थाईलैंड को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया, जिसका नेतृत्व किया था पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ये एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इन्हें अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली, माफ कीजिएगा सबसे शक्तिशाली नहीं, दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट में शामिल किया गया। यानी कि भारत की तरफ से ये इकलौती थी जो शामिल हुई थी। ओवरऑल इसमें ईगा स्विटेक जो पोलैंड से है ये टॉपर थी। अगला सवाल है, 11वें अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल कही जाने वाली चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। एडिशन 11वां है। कठपुतली की खूबसूरत कला के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कलाकार ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। रशिया, ब्राजील, फ्रांस, अमेरिका, श्रीलंका के कलाकारों के द्वारा कठपुतली प्रदर्शन का आयोजन किया गया, और इस महोत्सव के दौरान कठपुतली निर्माण का लाइव प्रदर्शन भी किया जाना है। कहाँ? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ यही स्थित है रॉक गार्डन, जो कि नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। हैदराबाद में भी हाल ही में विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया था नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अभी हाल ही में काला घोड़ा कला फेस्टिवल, एक तरह का आर्ट फेस्टिवल है, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में आयोजित किया गया। और दिल्ली में जस्ट मैं बता ही चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि 9वें क्रम का जो रायसीना डायलॉग है ये यही आयोजित होने जा रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री इसमें मुख्य अतिथि होंगे। अगला सवाल है, किस राज्य में कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो इसकी आधारशिला अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी है गुजरात में, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में संबल में कल्कि धाम का शिलान्यास किया गया, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो लोकसभा के चुनाव के पहले अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। अब ये दूसरा आध्यात्मिक स्थल है जिसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखें। राज्य की पशु बारहसिंगा, राज्य की पक्षी सारस। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भारत में उत्तर प्रदेश से ही आती है। 80 राज्यसभा सीटों की संख्या 31 हो जाएगी। यहाँ देखिए 7 राज्यों के 7 शहर में पीएम मित्र पार्क के तहत जो प्लांट बनने हैं, मित्र योजना, ये कपड़ा उद्योग से रिलेट कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में स्थापित की जानी है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली है। कहाँ? उत्तर प्रदेश का। 24 जनवरी को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत इसी ने की है, और बंदरों को समर्पित पहला वन बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जिसकी राजधानी लखनऊ में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में मनोहर पर्रिकर के नाम पर मोपला एयरपोर्ट का उद्घाटन गोवा में किया था। गुजरात में इन्होंने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया, जबकि अटल सेतु का उद्घाटन मुंबई में किया है। तमिलनाडु में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 मतलब इसका 6ठा एडिशन लॉन्च किया था, जिसका शुभंकर था वीरा मंगई। पदक तालिका में टॉप पर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? मैंने ये तो आप लोगों को बताया था कि चुनावी बॉन्ड योजना जो थी ये रद्द कर दी गई है। किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? तो यहां से एक महत्वपूर्ण आर्टिकल याद रखेंगे 19(1)(a) के तहत। इसे अभी हाल ही में जो हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इन्हीं के नेतृत्व में 5 जजों की बेंच ने रद्द किया है। ये 2018 में लाई गई थी। राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने की इजाजत थी, मतलब जो भी इसमें फंडिंग करता था व्यक्ति, उसका नाम रिवील नहीं किया जाता था।
तो आर्टिकल मैंने मेंशन कर दिया है, इस स्कीम के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया है। अब यहां से यदि हम आर्टिकल डिस्कस करें, देखिए आर्टिकल नंबर 17 में क्या बताया गया है, छुआछूत अस्पृश्यता के बारे में। कई बार ये आर्टिकल एग्जाम का पार्ट बनता है। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा देखा गया है कि आर्टिकल 17 नजदीकी रूप से किससे संबंधित है, तो नजदीकी रूप से ये आर्टिकल 15(2) से संबंधित है, इसलिए मैंने ऑप्शन में रखा है। क्योंकि 15 आर्टिकल 2 जो है ये कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर, यहां पर सार्वजनिक शब्द आ जाता है। सार्वजनिक स्थल यानी कि दुकान हो गया, भोजनालय, होटल, कोई भी मनोरंजन का स्थल या फिर सड़क, तो इस सार्वजनिक स्थल, पब्लिक प्लेस पर किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो नजदीकी रूप से आर्टिकल 17 ये किससे संबंधित हो जाएगा, 15(2) से। अब यहां पर आर्टिकल 21, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर ये हो जाएगा 21। लेकिन यदि भ्रमण की स्वतंत्रता भारत में यदि कहें, तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19, जिसमें कि भ्रमण, देश भ्रमण की स्वतंत्रता, विदेश शब्द हो जाएगा, तो ये आपका आर्टिकल 21 में आएगा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए ऑप्शन के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। इसके तहत मजदूर और विशेष क्षेत्र में शिल्पकारों को जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें पेंशन का प्रावधान किया गया है। राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य, इसकी राजधानी कहलाती है पिंक सिटी जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र नेशनल पार्क में सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और झीलों में पुष्कर, पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर, बांधों में गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, लोक नृत्य में घूमर रिलेट कर सकते हैं। राजस्थान के 3 प्रमुख करंट अफेयर के फैक्ट जो कि हाल फिलहाल हमने पढ़े हैं वो मैंने ऐड किए हैं। देश का पहला वेटरन शहर बना उदयपुर, यहाँ पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा में बनी, और कोटा में ही देश का नहीं राजस्थान का पहला स्नेक पार्क ओपन किया गया है। ओडिशा ने स्लम फ्री योजना की शुरुआत की है, राज्य को झोपड़ मुक्त बनाने के लिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चर्चे में थी, और हिमाचल प्रदेश ने भी हाल ही में हाटी समुदाय को एसटी की कैटेगरी में शामिल किया है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो ये सवाल तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नवाब सलाम ये बने हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। थोड़ी सी आज डिटेल मैंने चेंज करी है, ये लेबनानी न्यायाधीश है नवाब सलाम। ये 3 साल के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसकी स्थापना 1945 में हुई। हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है, और ये यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है। 5 का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, 6वें का हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये अजय बंगा हो जाएंगे। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, और सांथियल पांड्यन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बनाए गए हैं। स्टैटिक जीके के प्रश्न यदि हम देखें, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, आर्टिकल 312। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये बताई गई है आर्टिकल 51 में। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ धर्म कांड संबंधी बातें कही गई है, यजुर्वेद में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ रचना है महात्मा गांधी जी की। प्रारूप समिति में सदस्य संख्या 6 थी, एक अध्यक्ष 6 मेंबर, भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कमेटी की बात की जा रही है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। महमूद गजनवी के समय, भारत के आक्रमण के समय भारत आए जो विद्वान थे अल बरूनी, इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की किताब उल हिंद थी। मैंने कल आपसे पूछा था अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, आंसर था फिनलैंड के। आज का सवाल है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो इसका आंसर जो भी है कॉमेंट